शनि भाइयों नमस्कार। आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है और आप लोगों को गर्व होगा और आने वाली पीढ़ियां भी आप लोगों पे गर्व करेंगी। मैंने पहले भी बताया है भाई, वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे फोन आते रहते हैं रिटायर्ड अफसरों के। उसमें एक खास है और वो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायरमेंट है। तो वो साहब जी मेरे पास में फोन कर लेते हैं, कभी महीने 2 महीने 3 महीने में टांग खींचने के लिए या कड़वी बातें कहने के लिए या जो हम चल रहे हैं हमारे मनोबल को गिराने के लिए। अब 1-2 बार इस आंदोलन में, पहले जब ये आंदोलन चला तब वो नेगेटिव थे, उसके बाद में 3-4 महीने पहले उनका फोन आया था तब वो पॉजिटिव थे। उन्होंने एक तरह से शाबाशी दी थी कि जो कोई नहीं सोच सकता था कि पूर्व सैनिक नेतृत्व तो कर सकते हैं, अपने जायज हकों को मांग सकते हैं, रक्षा मंत्री की आंख में आंख मिला के बात कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में वो अपने जायज मांगों को उठवा सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायरमेंट आ गया। और आज उन्होंने एक बात भी मेरे को बताई कि तू नहीं जानता, मेरे को एक समय था जब मैं ब्रिगेड कमांडर था और तू तेरा सीओ तेरे को मेरे सामने लेके आया था, खड़ा किया था जब तेरी कुछ एप्लीकेशन रक्षा मंत्रालय में गई थी, केंद्र सरकार के पास में गई थी। उस समय कुछ बातें भी हुई थी, अगर बताना चाहूं तो बहुत अच्छी बात थी उस समय ये, क्योंकि इन्होंने आज ही मेरे को बताया, ये ब्रिगेड कमांडर थे। मैं जाके परेड करते हुए इनके सामने खड़ा कर दिया भाई सीओ ने, और ये बोले कि आपका रैंक क्या है? मैं जी मेरा फलाना फलाना रैंक है। आप क्या करना चाह रहे हो? आपको मालूम नहीं आपके सीओ एक अधिकारी है, उसका आदेश मानना आपका धर्म है। मैंने भी यही कहा था इनको कि साहब जी, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य और जो संविधान की मैंने शपथ ली है उसमें सर्वोच्च है कि मैं अपने अधिकारियों का आदेश मानूं, और मैं मानूंगा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे। पर अगर आप इस कुर्सी पे बैठ के मेरे को हुक्म देते हो कि बाहर जाके आप गोलियां चला दो, ये चला दो, अपने ही आदमियों पर चला दो, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान यह कहता है कि आपके गले में फंदा डलेगा, 302 लगेगी। तो श्रीमान जी आप बताओ, कौन सा आदेश जो देश की रक्षा करने के लिए, देश के ऊपर प्राण न्यौछावर करने के लिए वो आदेश मेरे को मानना चाहिए, वो मैं मान रहा हूं। अगर मेरे को गलत कोई आदेश दे रहा है तो क्या मेरे को वो भी आदेश मानना चाहिए? क्या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या मेरे को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए? जबकि जो आपके सामने मेरे को लेके आया, ये 2.5 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है और इसकी तो इंक्वायरी सीबीआई भी कर रही है। तो आप बताइए मेरे को कौन सा दे। तो आज जो जनरल साहब का जो फोन आया, मैं उसी बात पे आता हूं, बीच वाली छोड़ देते हैं। तो मैं एक पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। अब आखिरी बात बोलना चाहता हूं। भाई भाई एक मिनट, दब गया मेरे से बटन, दब गया।
और बंद हो गया। थैंक यू ब्रदर। यादव जी आराम से माथू पड़ता नहीं। ये कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी हैं और इनकी बात यात्रा चल रही है। ये तो मैं सब आपसे इसी दौरान ये इनके साथ में जो बैठा है ये मैं आपसे, आप आर्मी को एक जिन्होंने अभी आर्मी में नहीं है, आर्मी में थे और आर्मी में है नहीं अभी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लिख के आए हुए हैं कोई यादव नाम का। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सहायक प्रथा पे, बहुत सारी चीजों पे। इनको बताओ अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है। ये भारतीय सेना किसी की बड़पोती नहीं है। और ये जवान बैठा है एक नेशनल पार्टी के सांसद श्री राहुल गांधी के पास में। यहां पर वो अग्निपथ की भी बात करता है, तो सहायक प्रथा की भी बात करता है, जवानों के साथ में भेदभाव की भी बात करता है। बड़े ही लॉजिक तरीके से करता है, बहुत ही अच्छी बातें करता है। पर राहुल गांधी का जो दिमाग डिवेट कर रखा है, वो कर रखा है जो कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ में जो बैठे टीएस कर्नल है, कोई फलाना धक्कड़ जो भी है, लहसुन प्याज जो भी है, उनको सोच सकते हो, उन्होंने उसके दिमाग को वहां घुमा दिया। जब ये जवान की 5-6 साल की नौकरी होगी, उसके बाद में ये अपना लिख के आ गया घर पे। इसके बाद में ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो राहुल गांधी इस जवान की बात ना सुन के अपना ही रोना लगा रहता है, अपना ही रोना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहां पे। क्योंकि राहुल गांधी भी चापलूसों से घिरा हुआ है, और वो चापलूस हैं कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ, जिनको खुद की पेंशन का ज्ञान नहीं, वो दूसरे की पेंशन की समाधान कैसे कर सकता है, जो खुद अग्निपथ योजना के अंदर आते ही नहीं। क्योंकि अग्निपथ योजना तो सिर्फ जवानों पे लागू हुई है, वो तो डायरेक्ट भर्ती होते हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम मालूम ही नहीं। तो यहां डिवाइड हो गया। इस जवान ने बहुत ही जबरदस्त बात कही है। ये वीडियो जाके आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अब मैं आता हूं जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी बात पे। पहली बार उन्होंने मेरे को बोला कि कपिल भाई, मैं साहब मैं तो बहुत आपसे छोटा हूं और मेरे पिता सम्मान आप हैं, और इतना मेरे को मान और सम्मान दिया, मैं इसके तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं साहब बताओ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि क्योंकि 2 फोन मैंने इनके काट दिए थे, तीसरा फोन इनका आया था। मैं यार आज कुछ ना कुछ ये डंडा देंगे, कुछ ना कुछ बात करेंगे। कपिल क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, तू छोड़ देना है फोन। नहीं, उठाया ही नहीं मैंने एक फोन। उसके बाद में बात करते हुए जनरल साहब कहते हैं कि वो कर दिखाया तुमने जो आज तक की उम्मीद नहीं थी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर जो तू कहता कि 1.5 किलो पीतल पहनने वाले वो सारे के सारे उसमें हैं। टीएस तो एक भी नहीं है उसमें, एक भी टीएस नहीं है, उनकी तो जगह ही नहीं है। सारे 1.5 किलो पीतल पहनने वाले। और जब यह वीडियो शेयर हुआ तो मैंने एक कमेंट कर दिया कि जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है उसने हर चीज को हिला दिया। आज विपक्ष पार्टी से लेके जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो भी जवानों की बात कर रहे हैं। और यह हुआ जो जंतर मंतर बैठे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के कपिल भाई, उसी समय गाड़ी आने लग गई, इनकी पेंशन रोक दो, इनको जेल में डाल दो, इससे तो ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा।
मेरे साथ में लग गए वहां पे 1.5 किलो वाले तुम्हारी एक बात करने में। मैं आपने सच की बात करी थी, आपने एक सच का आईना दिखाया था, तो साथ तो आपके ही पीछे पड़ेंगे। आप उनकी हाँ में हाँ मिला देते तो कोई पीछे नहीं पड़ता। बोले आगे मैंने एक और शब्द भी लिख दिया कि जो मांगे जंतर मंतर पे जो जवान बैठे हैं और जिनकी बात तुम भी करते हो, और जिनके ऊपर तुम्हारे को प्रमोशन मिला, क्योंकि प्रमोशन मतलब वो बोलते ना कि क्या यार, क्या शब्द है, काबिल या काबिलियत की वजह से प्रमोशन मिलता नहीं। कपिल भाई, काबिलियत की वजह से प्रमोशन नहीं मिलता। अगर आपकी टुकड़ी ने अच्छा काम कराया, आपकी यूनिट ने अच्छा काम कराया है, तो प्रमोशन तब मिलता है। और टुकड़ी में कौन है? जवान जेसीयूज। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो प्रमोशन मेरे को मिला और मैं इसे इतने बड़े रैंक पे आया। अगर वो वहां पर कुछ गलत काम हो जाता तो भाई मेरी तो एशियर पहले ही खराब हो जाती। तो मैंने वहां पे लिखा कि जो ये मांगे लेके बैठे हुए हैं, जिनका तुम कहते हो मेरा जवान, मेरी सैनिक विधवा माता बहनें, वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं, तो इनकी मांगे जायज हैं नाजायज हैं? सिर्फ मेरे को एक शब्द का बात कह दो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिख दिया। अब मैं भी थोड़ा बोलने लग गया हूं, इतने बड़े रैंक पे होने के बावजूद भी मैं बोलने लग गया हूं अभी। मैं ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्लबों में मेरा जाना बंद हो जाएगा। वहां पर मैं क्लबों में जाऊंगा तो 4 और खड़े हो जाएंगे, शीशे के गिलास लेके पी के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये बोलेंगे, फलाना बोलेंगे, आपने तो खुद जवानों को अपने घरों में सहायक रखा था। 4 व्यक्ति उसमें बगीचे में खड़े रहते थे, 2 बतखों को दाना खिलाते रहते थे, 2 कपड़े धोते रहते थे, 2 साइकिल के ऊपर 24 इंच की साइकिल को चलाते हुए पालक की जूटी लेने के लिए जाते थे, 2 गाड़ियां जिप्सी तैयार रख के बच्चों को छोड़ने के लिए जाते थे, 1 मेम साहब का बैग उठा के सीएसडी के अंदर या शॉपिंग बैग में जाता था। मेरे को भी बोलने वाले बोलेंगे भी, पर बात एक्चुअली ये है कि उनमें से एक ने भी जवाब नहीं दिया कि जो जवानों की मांग है वो नाजायज है। और मैं बात करना चाहता हूं उन 2 व्यक्तियों से जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल हैं, और जेडब्ल्यू नलिन तलवार जो एयरफोर्स का, और जो तुम्हारा विषम पिता, जिसको तू बोलता है विषम पिता है, तो सूबेदार प्रकट साहब, उसके तो भाई क्या कहने हैं मैं नहीं कह सकता, पर बुजुर्ग व्यक्ति है, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने तो एक दीवा जला दिया और उसके अंदर ये तेल डालने वाले हैं नायक हरपाल जी हैं, जेडब्ल्यू नलिन तलवार। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, अगर नंबर दे सके तो। मैंने कहा सर इनके नंबर तो सार्वजनिक है, प्रगट साहब का भी सार्वजनिक है, अपने सूबेदार मेजर गोसल साहब का भी सार्वजनिक है, सबके सार्वजनिक नंबर आप एक बार गूगल पे सर्च करो, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे कहता कि डटे रहना, जो तुमने जिस दीवार के साथ में तुम्हारा संघर्ष चल रहा है, जो तू कहता था फरवरी में आंदोलन चला कि इतनी जल्दी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये कोई मांगे एक पैरासीटामोल की गोली दे दी उससे तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, तो ना, तेरा वाक्य बिल्कुल सच है कि ये बाईपास सर्जरी से तुम्हारी मांगे पूरी होंगी। तू कहता था कि 75 सालों में जो दीवार बनी है वो कंकर, ईंट, पत्थर, गहरा, चूना, सीमेंट, मेरे ख्याल में 53 कैरेट की सीमेंट, इतने मोटे मोटे लोहे डाल के वो दीवार बनाई। तुमने उस दीवार को तो बिल्कुल हिला दिया और उस दीवार की जड़ तक हिलने लग गई है। अगर हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी तुम्हारी चर्चा हो रही है जंतर मंतर धरने की, और आज से नहीं पहले से हो रही है, पर आज तो विपक्ष भी बोलने लग गया कि जहां देख रहे हैं जवान जवान जवान, पूर्व सैनिक 62, 65, 71 कारिगल में इन्होंने जंगें लड़ी और देश को, तिरंगे को
अपनी सांसों से फहराया। पहले फिल्में किसी और की बनती थी, आज सब कुछ गंभीर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं कोई छोटे मोटे रैंक से नहीं आ रहा कपिल भाई, तेरी तरह मासा मैं तो बहुत छोटे रैंक से हूं, पर इतना ज्ञान तो है ही, बोला ज्ञान तो तुम्हारे को पूरा है, ऐसा नहीं है। हरियाणी में बोलते ना कपीटर हो तुम, तो तुम कपीटर ही हो। मासा मैं कोई कपीटर नहीं हो, ना नलिन तलवार ना कुछ और। हम तो एक संविधान के दायरे में अपनी माता बहनों के लिए इंसाफ मांग रहे। बस हम ये भी नहीं कह रहे कि साहब कि हमारे मिलिट्री सर्विस पे 15,500 कर दो, या वन रैंक वन पेंशन में हमारी 10 लाख कर दो। देखो साहब जी, हम तो ये कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे आते हो, आपका वेतन सरकार से 10 लाख करो, हमने कोई तकलीफ नहीं है। आपकी फैसिलिटी बढ़ा दो, आपको हेलीकॉप्टर दे दो, आपको कुछ भी दे दो, आपको बड़े बड़े वो मुर्गे दे दो, 50 किले के 100 किले के, हमने कोई तकलीफ नहीं। बात है जो सेना में जाने के बाद में आप 6 मीटर कपड़ा पहनते हो, हम 6 मीटर कपड़ा पहनते हैं। जो जिंदगी आप गुजारते हो वो जिंदगी हम गुजारते हैं। आप जंगलों में रहते हो तो हम जंगलों में रहते हैं, आप पहाड़ियों में रहते हो तो हम पहाड़ियों में रहते हैं, आप बर्फ में रहते हो तो हम बर्फ में रहते हैं, आप दुश्मन के सामने रहते हो तो हम भी दुश्मन, हम तो आपसे पहली लाइन में दुश्मनों के सामने रहते हैं। सबसे पहले अगर दुश्मन की गोली जो चलेगी तो हमारे सीने से होके आपके सीने तक आएगी। मौसम से लेकर हर चीज, हम उस चीज का अलाउंस मांग रहे कि प्राकृतिक किसी में भेदभाव नहीं करती। भूकंप आता है या भाई वो क्या बोलते हो जो अंडमान निकोबार में आई थी, समुद्र का भूकंप, यार बोलते थे यार, दिमाग में से निकल गई, फिर बाद में याद आ जाएगी। या प्रकृति का कोई भी भीषण बारिश हो जाए, वो कोई गरीब अमीर को देखती है, अरे जो चपेट में आए उसको लेके चल पड़ती है वो तो ऐसे ही हम हैं। तो ये जो भेदभाव हो रहा है ये गलत है। पूर्व सैनिक भाइयों, 1 साल के आंदोलन ने अगर इतने बड़े बड़े अधिकारियों को जगा दिया, और आज आप ताश खेल रहे हो या जंतर मंतर की किसी भी तरह से टांग खींच रहे हो, या जंतर मंतर के धरने के ऊपर आरोप लगा रहे हो, चंदा चोर बोल रहे हो, तो दुर्भाग्य आपका है और किसी का दुर्भाग्य नहीं है, सिर्फ आप लोगों का दुर्भाग्य है। और आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को कटघरे में खड़े करेंगी। एक पूर्व जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को आप लोगों पे गर्व है और आप खुद पे गर्व नहीं कर सकते 1 साल के आंदोलन में? अरे छोटा मोटा है क्या? अरे कांग्रेस से लेके कांग्रेस के जो शहजादे बोले जाते हैं वो भी बोलने लग गया। अरे उस शहजादे की 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर नौजवानों को टोपी पहना के बैठा दिया और उसके साथ में बैठे हैं टीएस, एक कर्नल, एक 2 और, वही टीएस कर्नल है जो आपकी 1 रैंक 1 पेंशन खा गया, जिसको कहेंगे आप चौधरी। और इसको मैं नहीं जानता, आप जज्जर में कैप्टन राजेंद्र सुहाग से पूछ लो इसके बारे में, या हवलदार बलवंत एलाउद से पूछ लो, और अनगिनत इसको हरियाणा के बारे में जानते हैं, पूरे जानते हैं। यही 1 रैंक 1 पेंशन को खा गया आप लोगों की, यही मिलिट्री सर्विस पे का विरोध कर रहा था, यही सहायक प्रथा का विरोध कर रहा था। पर आज भाई क्या करें, सैनिक प्रकोष्ठ में उच्च पद पे बैठ गया और साथ में भाई एक पार्टी के जो नेशनल पार्टी बोली जाती है, विपक्ष भी बोला जाता है, उस पार्टी के सबसे बड़े व्यक्ति के पास में बैठ गया। क्यों? ये गुमराह कर रही, और ये गुमराह जब तक करते रहेंगे जब तक आप लोग अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे। और वो कैसे होंगे? जिस तरह से आपने नाम सुना होगा सुरेंद्र पहलवान का, जो कांग्रेस में है, जो जंतर मंतर धरने से जिसको रोका गया। हां भाई सुरेंद्र पहलवान जी, कहां हो आज आप? अरे मेरे को गर्व होता अगर आप राहुल